करते हुए आज आप लोगों का है लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 19 में हम लोगों ने नया टॉपिक करना है आज जिसका नाम है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक कैसे है, किस तरीके से ये ओपन इकोनॉमी को मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में लेके आया जा सकता है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में करना है। यानी कि ये जो ओपन इकोनॉमी का बेसिकली टॉपिक है ये बहुत वास्ट है और आप लोगों के कोर्स कंटेंट में ये ट्वाइस टाइम्स ऐड किया गया। एक है बेसिक कंसेप्ट्स के साथ, एक है बकायदा एक थ्योरेटिकल वर्क के साथ, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन है, थ्योरेटिकल वर्क उसमें आ जाता है। वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन आज के जो टॉपिक में हम लोगों ने ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में सीखना है। जी, हमारा आज लेक्चर नंबर 19 है और इसके कंटेंट कुछ इस तरीके से हैं जिसमें हम लोग इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल कवर करेंगे। हम लोग प्राइसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस देखेंगे कि किस किस्म के प्राइसेस जब हम लोग ट्रेड करते हैं या हम लोग ये जब ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप लोग को ये बताऊंगी ना ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है, फिर उसके बाद हम लोग देखनी है परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इंटरनेशनल तौर पे हम अपनी चीज़ों के इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, ये इकोनॉमिक्स में किस पर्टिकुलर स्टडी ऑफ फील्ड में स्टडी ऑफ फील्ड के साथ ताल्लुक रखता है, हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे। जी, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि बेटे सबसे पहले तो ये देखें कि हम लोगों ने प्रीवियसली अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में ये देखा था, एक असूल ये पढ़ा था इकोनॉमिक्स का कि ट्रेड की वजह से सब खुश होते हैं, यानी कि ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड एक वाहिद यानी कि तजारत हर एक के हक में बेहतर साबित होती है अगर बेहतर तरीके से की जाए। ठीक है, अगर आपके इंटरनेशनल लिंक्स, आपके ट्रेड लिंक्स अच्छे हैं तो ट्रेड विल डेफिनेटली बेनिफिट योर ट्रांजेक्शन। तो अब अगर ट्रेड हम लोग बाहर वाले ममालिक के साथ कर ले तो ये कुछ इंटरनेशनल ट्रेड बन जाती है। लेकिन अगर सिर्फ अपने मुल्क में सिर्फ शहरों के अंदर रह के हम लोग ट्रेड करें तो ये एक नेशनल लेवल की ट्रेड होती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट कौन कौन से देखने हैं। सबसे पहले हम लोग ये इसमें देखेंगे बेटे कि ट्रेड बैलेंस क्या होता है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस ये क्या चीजें हैं। अभी सिर्फ मैं इनके नेम कोट कर रही हूँ, आगे जाके इनके डिटेल्स में बात करती हूँ। सेकेंड ये कि हमने इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ एसेट्स कैसे होता है, एसेट्स से मुराद होते हैं चीजें। फिर हमें देखना है एक्सचेंज रेट, यानी कि ये तीन पर्टिकुलर वो चीजें हैं जो इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक का पार्ट है, यानी कि बार बार इनका जिक्र आएगा। ट्रेड बैलेंस का जिक्र आएगा, ट्रेड बैलेंस के अंदर मजीद ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस का जिक्र आएगा, इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ एसेट्स का बहुत जिक्र आएगा और एक्सचेंज रेट्स का बहुत ज्यादा जिक्र होगा। यानी कि इन तीन चीजों के ऊपर तमाम के तमाम आपका इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक मुनसर करता है। आगे चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमीज। आपका टॉपिक क्योंकि ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड है तो ओपन इकोनॉमी के साथ साथ आप लोगों को एक क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक्स जो है टू लेवल्स पे उसको स्टडी किया जाता है, एक माइक्रो लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है, एक मैक्रो लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से माइक्रो मैक्रो से आगे निकलने के बाद जब ट्रेड की बारी आ जाती है, जब कंप्लीट ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आ जाती है तो इकोनॉमीज को, यानी कि वो तो है इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की स्टडी, फिर जो हमारी इकोनॉमीज है उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है एक क्लोज्ड इकोनॉमी में और एक ओपन इकोनॉमी में। अभी क्लोज्ड ओपन इकोनॉमी क्या होती है, सबसे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी देखते हैं। बेटे अ क्लोज्ड इकोनॉमी डज नॉट इंटरैक्ट विद अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अगर आपका कंट्री जैसे कि पाकिस्तान किसी और दूसरे ममालिक से ट्रेड नहीं कर रहा, वो दूसरे ममालिक के साथ इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड लेवल के ऊपर उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में इन्वॉल्व है, दूसरों के साथ एक इंटरनेशनल लिंक्स बना रहा है ट्रेड के जरिए, तो कह दिया जाता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी है। आज के दौर में तमाम ममालिक, जो हमारी दुनिया के तमाम ममालिक ओपन इकोनॉमी के साथ लिंक किए जाते हैं क्योंकि तमाम ममालिक किसी न किसी कंट्री के साथ इंटरनेशनल लिंक्स में वाबस्ता है। इससे आगे की बात की जाए तो बेटे अब हमने देखना है तो फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसको कहा जाता है। फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सबसे पहला कंसेप्ट आता है एक्सपोर्ट्स का। एक्सपोर्ट के नाम से सारी वाकिफ है, लेकिन उसको एज अ डेफिनेशन भी देख लिया जाए कि जब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड अब्रॉड, जो आप अपने मुल्क में चीजें बनाते हो उसको बाहर के ममालिक में जब बेचते हो तो वो चीजें आपकी एक्सपोर्ट के जिम्मे में आती है। सेकेंड कंसेप्ट इसमें क्या हमने देखना है, इम्पोर्ट्स का। फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड डोमेस्टिकली, यानी कि बाहर चीजें वो बनी है, यानी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग उनकी प्रोडक्शन बाहर हुई है, बाहर के ममालिक में हुई है और बेचा कहाँ जा रहा है, आपकी कंट्री में लाके बेचा जा रहा है, तो ये कहलाती है इम्पोर्ट्स।
थर्ड इसमें कंसेप्ट हमने फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में देखना है, वो है नेट एक्सपोर्ट्स का। 12 दफा इसका जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन एक दफा दोबारा इसमें इसका जिक्र करूंगी, क्योंकि ये आज इस टॉपिक का पार्ट है, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स बेसिकली क्या होती हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स की जितनी वैल्यू है उसमें से आप माइनस कर दो अपनी इंपोर्ट्स की वैल्यू को। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनकी वैल्यू चाहिए, यानी कि जितनी अमाउंट में वो खरीदी जा रही हैं, जितनी अमाउंट में वो बेची जा रही है। तो नेट एक्सपोर्ट्स बेसिकली है कि आप जितनी अमाउंट में चीजें बेच रहे हो माइनस जितनी अमाउंट में चीजें आप खरीद रहे हो दूसरे ममालिक से, वो अमाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज भी है कि नेट एक्सपोर्ट को फर्दर ट्रेड बैलेंस भी कहा जाता है। याद रहे, नेट एक्सपोर्ट का दूसरा नाम, यानी कि नेट एक्सपोर्ट का ही दूसरा नाम ट्रेड बैलेंस भी है। अब ये ट्रेड बैलेंस आगे फर्दर किस तरीके से इसकी डिवीजन होती है, आज हम इसके बारे में भी सीखेंगे। तो ये बात याद रहे कि नेट एक्सपोर्ट का दूसरा नाम ट्रेड बैलेंस भी है। इसका एक और नाम भी है, वो अगले आने वाली स्लाइड में मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, इससे मजीद एक इंट्रोडक्शन भी आप लोग को देना है कि वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस नेट एक्सपोर्ट्स। अब जरूरी नहीं है कि नेट एक्सपोर्ट आपने जी एक्सपोर्ट्स की वैल्यूज निकाली, इंपोर्ट्स की वैल्यूज निकाल ली। अब हमने ये भी देखना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो वैल्यूज हैं, इनमें बेसिकली कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो इनको अप एंड डाउन होने में इन्फ्लुएंस करते हैं। कि कभी आपका जो ट्रेड बैलेंस है सरप्लस में चला जाता है, कभी आपका ट्रेड बैलेंस जो है डेफिसिट में चला जाता है। सरप्लस और डेफिसिट के कंसेप्ट हम लोगों ने अपनी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, लेकिन एक बार दोबारा बता दूं, जब आपकी जो एक्सपोर्ट्स है मजीद ज्यादा हो जाए और आपकी इंपोर्ट्स कम हो तो इसको कहते हैं सरप्लस। और अगर आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा आना स्टार्ट हो जाए और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाए तो वो डेफिसिट में। आसान अल्फाज में अगर इसकी बात करूं तो सरप्लस होता है जब आपके पास ज्यादा बचत होती है, डेफिसिट होता है जब आपका ज्यादा खर्चात होते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली अब ये अखराजात आए या मुनाफा आए, बचत आए, इसको बैलेंस करने के लिए नेट एक्सपोर्ट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ट्रेड बैलेंस का। अब उस ट्रेड बैलेंस को कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि बढ़ाने में या कम करने में। तो वो क्या है, सबसे पहला तो आता है कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉरेन एंड डोमेस्टिक गुड्स। सबसे पहला काम आ जाता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, ज्यादातर बाहर से क्या चीज इंपोर्ट की जाती है या ज्यादातर क्या चीज एक्सपोर्ट की जाती है, ये बहुत मैटर करता है। सेकंड, प्राइसेस ऑफ गुड्स एट होम एंड अब्रॉड। प्रेफरेंस तो मैटर करती है, इसके अलावा प्राइसेस भी मैटर करती हैं। हो सकता है आपके कंट्री में कोई एक ऐसा परफ्यूम हो, आम प्रोडक्ट की बात करें, परफ्यूम सारे यूज करते हैं, फ्रेग्रेंसेस हर कोई इस्तेमाल करता है। हो सकता है आपकी कंट्री में वो जो परफ्यूम है उसकी पर्टिकुलर कीमत बहुत ज्यादा हो, लेकिन दूसरे मालिक में वो आपको एक किस्म का कदर अपने मुल्क से सस्ता नजर आए। तो आप क्या करोगे, अपने बाहर वाले मतलब जो रिलेटिव्स हैं या आपका कभी अगर बाहर चक्कर लगता है तो आप वो चीजें वहां से खरीदना पसंद करोगे। तो बेसिकली प्राइसेस भी मैटर करती है। थर्ड पे, इनकम ऑफ कंज्यूमर एट होम एंड अब्रॉड। अब जाहिर सी बात है कि प्रेफरेंस भी मैटर करती है, प्राइस भी मैटर करती है, इनकम तो सिरे से मैटर करती है। इनकम होगी तो आप लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गए, तो इनकम का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा नेट एक्सपोर्ट्स पे होता है। लोगों की ज्यादा इनकम होगी तो इट मीन्स कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ज्यादा सेल होने के चांसेस है। अगर इनकम कम जाएगी, ऑफकोर्स ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि इनकम के कम हो जाने की वजह से आपकी प्रेफरेंसेस और प्राइसेस की तरफ रुझान भी आपका कम हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं द एक्सचेंज रेट एट विच द फॉरेन करेंसी ट्रेड्स फॉर डोमेस्टिक करेंसी। एक्सचेंज रेट्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सिर्फ इधर भी इसकी ये हल्का सा इसका पॉइंट कोट कर रही हूँ। नेक्स्ट है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत मैटर करती है। कि हो सकता है आपको शिपमेंट महंगी पड़े, हो सकता है किसी और जर्मनी के साथ शिपमेंट सस्ती पड़े, जबकि दुबई के साथ आप लोग का काम महंगा पड़े ट्रांसपोर्टेशन का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। फिर उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड। पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आती है आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ये ना हो कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट हो जाए कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ही सिरे से ना चले। ठीक है, ये 6 वाहिद चीजें थी, 6 वाहिद वेरिएबल्स थे जो कि आपके नेट एक्सपोर्ट पे असरअंदाज होते हैं। अब उसके बाद अगला कंसेप्ट हमने क्या लेना है, अगला कंसेप्ट हमने लेना है ट्रेड सरप्लसेस एंड डेफिसिट का, जिसको नेट एक्सपोर्ट मेजर्स द इम्बैलेंस इन द कंट्रीज ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। नेट एक्सपोर्ट की बात कर रही हूँ। नेट एक्सपोर्ट क्या देखता होता है, ट्रेड में इम्बैलेंस है या बैलेंस है, यानी कि ट्रेड बैलेंस की बेसिकली नेट एक्सपोर्ट का दूसरा नाम क्या था, ट्रेड बैलेंस। तो उसका असल काम होता है नेट एक्सपोर्ट का ट्रेड के अंदर जो बैलेंसेस या इम्बैलेंसेस होते हैं उनको मेजर करना। उनको मेजर वो दो तरीके से करता है, ट्रेड सरप्लस के कंसेप्ट के साथ और ट्रेड डेफिसिट के साथ। अब ये ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, सबसे पहले देखिए ट्रेड डेफिसिट क्या है। एन एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, यानी कि आप बाहर से चीजें मंगवाए जा रहे हो, अपनी एक्सपोर्ट्स आपकी कम है,
यानी कि बाहर से चीजें मंगवा रहे हो, इट मीन्स कि आपके खराजात ज्यादा हो रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, एक्सपोर्ट्स मैंने आपकी प्रोडक्शन कुछ नहीं बाहर जा रही है, लेकिन बाहर से चीजें बेतहाशा आई जा रही है आपकी कंट्री में, तो आपका जो ट्रेड का है अकाउंट वो डेफिसिट में जाना शुरू हो जाएगा कि आप कंप्लीटली बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंड करके हो, अपनी कोई प्रोडक्शन आप लोगों की हो ही नहीं रही. ऑन द अदर हैंड ट्रेड सरप्लस एंड एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इम्पोर्ट्स, आपकी अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं, यानी अपनी जो प्रोडक्शन है जो आप लोग बाहर भेज रहे हो एक्सपोर्ट्स की मद में, वो ज्यादा है, और जो बाहर से चीजें मंगवा रहे हो यानी कि इम्पोर्ट्स, वो आपकी कम है, तो आपकी ट्रेड में सरप्लस जैसा बैलेंस शो होता है. लास्ट थिंग है कि बैलेंस ट्रेड क्या होती है. अब एक तो सिचुएशन हो गई कि आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गई, एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गई, तो आपकी ट्रेड डेफिसिट में चली गई. एक सिचुएशन ये हो गई कि आपके पास एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है अपने कंट्री में, और जो बाहर से चीजें मंगवा रहे हो इंपोर्ट्स वो बहुत कम है, तो आपकी ट्रेड सरप्लस में चली गई. लेकिन इन दोनों को सरप्लस और डेफिसिट की सिचुएशन से निकलने के बाद हमारे पास एक सिचुएशन आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं बैलेंस ट्रेड. इकोनॉमिक्स में बैलेंस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है जी. तो बैलेंस ट्रेड क्या होती है कि जब आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों बराबर हो जाए, जब आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बराबरी के ऊपर चल रही हैं, तो इसको कहते हैं आपकी कंट्री में बैलेंस ट्रेड चल रही है. आगे बात करते हैं. अब असल टॉपिक के ऊपर आते हैं, द इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. सबसे पहले तो देख लें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमें क्या आउटलुक देती है बेटे. द फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि जिसको नेट कैपिटल आउटफ्लो भी कहा जाता है. ठीक है, अब ये टर्म आपने याद रखनी है, ये आप लोग को एनसीओ की टर्म बहुत आगे जाके काम आएगी. अच्छा, कैपिटल आउटफ्लो को, या सॉरी कैपिटल फ्लो को नेट कैपिटल आउटफ्लो भी बोला जाता है. डोमेस्टिक रेजिडेंट्स परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स माइनस द फॉरेन परचेजेस ऑफ डोमेस्टिक एसेट. ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे मैंने बताया है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो के अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में आपने देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक रेजिडेंस की जितनी परचेज है, यानी कि आप जो इंपोर्ट्स मंगवा रहे हो, उसमें से माइनस कर दो फॉरेनर परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड, जो फॉरेन हमसे खरीद रहे हैं, यानी कि बाहर के ममालिक वाले जो हमसे खरीद रहे हैं और हम जो बाहर के ममालिक वालों से खरीद रहे हैं, बेसिकली वही हो गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाला काम. लेकिन इसको आगे क्वांटिटेटिव टर्म्स में कैसे देखा जाता है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ. सबसे पहले तो ये देख लें कि एनसीओ इज ऑल्सो कॉल्ड नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नेट यानी कि एनसीओ का दूसरा नाम है नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इसके अलावा अब आप लोग को ये चीज ठीक हो गया. ओके, नेक्स्ट थिंग ये कि द फ्लो ऑफ कैपिटल अब्रॉड टेक्स टू फॉर्म. जब कैपिटल फ्लो होता है यानी कि एनसीओ जब आपका सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसकी दो फॉर्म्स बनती है. पहली फॉर्म उसकी की बनती है बेटा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मद में हम इसको देखते हैं. दूसरा हम इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में देखते हैं. अक्सर आपने न्यूज में सुना होगा कि अगर अपने कंट्री को बढ़ाना है तो अपनी एफडीआईज बढ़ा ले. वो जो एफडीआईज का नाम होता है ना, वो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये एफडीआईज है. और ये एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में भी अभी आप लोगों को बताती हूँ. सबसे पहले तो देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है. डोमेस्टिक रेजिडेंट्स एक्टिवली मैनेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स ओपन द फास्ट फूड आउटलेट इन मॉस्को. असल मैकडॉनल्ड्स मॉस्को का नहीं है, लेकिन मॉस्को में उसने अपनी आउटलेट ओपन कर ली है. लेट्स से कि हमारे यहाँ, चले मैं आप ज्यादा क्या दूर जाना, अपनी करीब की बात करते हैं. आपके हमारे फैसलाबाद में मैकडॉनल्ड्स ओपन है. अब अगर मैकडोनल्ड की ऑनरशिप जो है, कंप्लीट ऑनरशिप एक फॉरेनर की है, ठीक है, एक फॉरेनर बाहर बैठा हुआ है, लेकिन इसको एक्टिवली मैनेज कौन कर रहा है, मैकडोनल्ड्स पे असल काम करने वाले कौन है, हमारे अपने कंट्री के लोग, यानी कि जितने वहां पे मैकडोनल्ड्स पे वर्कर्स हैं, दे ऑल आर पाकिस्तानीज. ठीक है, हमारे पाकिस्तानी जो हैं मैकडोनल्ड्स को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन असल में मैकडोनल्ड नाम किसका है, वो इन्वेस्टमेंट किसकी है, वो इन्वेस्टमेंट है किसी फॉरेनर की. यानी कि किसी फॉरेनर की इन्वेस्टमेंट को आपके डोमेस्टिक के लोग एक्टिवली मैनेज करें, वो कहलाते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अच्छा, इससे फायदा क्या होता है हमारी कंट्रीज को, याद रखें. अब किसी फॉरेनर ने आपकी कंट्री में उठा के इन्वेस्टमेंट तो कर ली, अब वो चाहे ना, वो चाहे तो आके अपने लोग इधर अपने लोगों से कहेगा कि जी हाँ भाई, मैंने अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया, मेरा मैकडोनल्ड्स मैंने आप लोग के फैसलाबाद में खोला है, तो मेरे ही यूरोप से लोग आएंगे और वो इसको चलाएंगे. तो हमारी गवर्नमेंट इसको फेवर नहीं करती. हमारी गवर्नमेंट ने हमारे कंट्रीज को, यानी कि कंट्रीज को
एक इकोनॉमिकल स्टेबल पॉइंट पे पहुंचाने के लिए ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट निकाला है। वो ये कहते हैं कि आप हमारे कंट्री में, क्योंकि आप लोग एक आउटर आउटर बॉर्डर से बाहर हो, ठीक है, बॉर्डर से बाहर है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट से जो खड़े होने वाली बिल्डिंग है उसको चलाने वाले हमारे लोग होंगे। अब इससे गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी क्यों बनाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की? उसके पीछे मकसद ये था कि अगर उनकी उनकी दी हुई इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे लोग काम करेंगे तो हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का कोटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का कोटा है, वो फिल्ड हो जाएगा एम्प्लॉयड लोगों के साथ। अब मैकडॉनल्ड्स इन्वेस्टमेंट उनकी है, लेकिन इसको चला कौन रहा है? हमारे लोग। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किसको मिल रही है? हमारे लोगों को मिल रही है। लेकिन अगर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट ना हो तो क्या होगा जी, कि इन्वेस्टमेंट भी उनकी, लोग भी उनके, तो फायदा किसको हो रहा है इससे? उल्टा खर्चा तो हमें हो रहा है, हम लोग उनकी के लोग भी उनके, एम्प्लॉयर्स भी उनके, इन्वेस्टमेंट भी उनकी, हम सिर्फ उनसे चीजें खरीद रहे हैं। तो इसमें हमारी इकोनॉमी का नुकसान है। तो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल पॉइंट पे लाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट लाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट दूसरे की होगी, लेकिन उसको एक्टिवली मैनेज कौन करेगा? आपके डोमेस्टिक रेजिडेंट, यानी कि आपका अपना कंट्री उसको मैनेज करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, कि फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि आपकी कंट्री में कैपिटल आना। सेकंड इसमें कंसेप्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। ये क्या चीज है? जब आपके अपने रेजिडेंट यानी कि पाकिस्तानी परचेज करते हैं फॉरेन स्टॉक्स और बॉन्ड्स। एक तो होता है ना कि हमारे अपने स्टॉक्स हैं, हमारे अपने बॉन्ड्स हैं, हमारे अपने ये कराची स्टॉक एक्सचेंज है हमारी अपनी, वहां से स्टॉक्स लेने की बजाय हम क्या करते हैं, अमेरिका की, यूएस की मार्केट में चले जाते हैं, हम यूरोप की मार्केट में चले जाते हैं। इनके स्टॉक मार्केट की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। एक तो हो गया ना चीजों के अंदर इन्वेस्ट करना, वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप अगर स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में, आप लोग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इनके पाकिस्तानी जो है बाहर की कंट्री के स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके बाद अगली बात करते हैं द फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि एनसीओ मेजर्स द इम्बैलेंसेस इन द कंट्रीज ट्रेडिंग एसेट्स। अब आप कहेंगे कि मैम ने पहले कह दिया जी कि जो ट्रेड बैलेंस होता है, यानी कि नेट एक्सपोर्ट होती है, वो मेजर करती है इम्बैलेंस ऑफ अ कंट्रीज ट्रेड। अब मैम कह रही है कि एनसीओ मेजर करता है। तो आप लोग को यहाँ मैं बताती चलूँ कि नेट एक्सपोर्ट, एनसीओ, ट्रेड बैलेंस, ये तीनों एक ही चीज है। चाहे आप नेट एक्सपोर्ट्स का नाम ले लें, चाहे आप नेट कैपिटल आउटफ्लो यानी कि एनसीओ का नाम ले लें, या चाहे आप ट्रेड बैलेंस का नाम ले लें, तो ये तीनों की तीनों चीजें एक चीज काउंट की जाती है। और इन तीनों का मकसद होता है आपके कंट्री की ट्रेड के इम्बैलेंसेस को मेजर करना, ताकि एक बड़ा एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जा सके। अब यहाँ पे देखिए कि हमें पता कैसे लगता है, एनसीओ के जरिए, यानी कि एनसीओ कह दें या नेट एक्सपोर्ट कह दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन असल में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, यानी कि जब आप लोग ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो नेट कैपिटल आउटफ्लो का नाम यानी कि एनसीओ का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपका एनसीओ का आंसर, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर वो कोई इक्वेशन लगाई है, एक फॉर्मूला लगाया है, उसका आंसर जो है जीरो से बड़ा आ गया, यानी कि एनसीओ इज ग्रेटर देन जीरो, तो समझ जाएं कि आपका जो ट्रेड है वो सरप्लस में जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका एनसीओ यानी कि नेट कैपिटल आउटफ्लो जो आपका लेस आ गया है, तो समझिए आपकी ट्रेड डेफिसिट में जा रही है। अरे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना इन्वर्टेड कॉमर्स में ये दो वर्ड्स लिखे हैं, क्योंकि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि आपके अंदर का जो कैपिटल है, आपकी कंट्री का जो कैपिटल है, उसके साथ प्रोडक्शन हो रही है और आपकी प्रोडक्शन बाहर जा रही है, यानी कि आउटफ्लो हो रहा है। और यहाँ पे मैंने लेस देन जीरो के आगे कैपिटल इनफ्लो लगाया, यानी कि दूसरे लोगों का जो कैपिटल है, दूसरे लोगों की प्रोडक्शन है आपके कंट्री में आ रही है, यानी कि दूसरे लोगों का कैपिटल इनफ्लो हो रहा है अगर आपका नेट कैपिटल आउटफ्लो लेस देन जीरो है। लेकिन अगर आपका नेट कैपिटल आउट वो जो आउटफ्लो है ग्रेटर देन जीरो, इट मींस कि जो आपका अपना कैपिटल है वो बाहर जा रहा है, इनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रही है। आगे बात करते हैं, सॉरी, अब वो तो हमने बात की थी कि नेट एक्सपोर्ट्स को जो वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जब कैपिटल इनफ्लो कैपिटल आउटफ्लो की बात कर दी जाए, तो इसके लिए भी कुछ मजीद पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं जो इसको भी इन्फ्लुएंस, इनके इसके ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले यानी कि मेनली असरअंदाज होते हैं, सबसे पहले होता है रियल इंटरेस्ट रेट पेड ऑन फॉरेन एसेट्स। फॉरेन एसेट्स के ऊपर जो आप अपना इंटरेस्ट रेट लगाते हैं वो भी इसके ऊपर असरअंदाज होता है। सेकेंड थिंग, रियल इंटरेस्ट रेट पेड ऑन डोमेस्टिक, यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट, तो वो आप लोग का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नहीं, रियल इंटरेस्ट रेट। याद रहे मैंने आप लोग को बताया था कि इंटरेस्ट रेट्स को दो कंसेप्ट्स में देखा जाता है, एक रियल फॉर्म में, एक नॉमिनल फॉर्म में। तो असल में जो मैटर करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है नेट कैपिटल आउटफ्लो के ऊपर, वो है रियल इंटरेस्ट रेट, यानी कि दोनों चीजों के ऊपर, फॉरेन एसेट्स के ऊपर भी और डोमेस्टिक एसेट्स के ऊपर भी। लास्ट में है कि प्रिसीड रिस्क ऑफ होल्डिंग ऑफ फॉरेन एसेट्स।
यानी आपके पास एक रिस्क होता है कि आप किसी कंट्री में अपने फॉरेन एसेट्स लगा रहे हो, तो कहीं उसकी अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी तबाह होगी तो आपके एसेट्स को भी वहां पे आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको भी खतरा है। ठीक है, ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट फॉरेन ओनरशिप ऑफ डोमेस्टिक एसेट। अगर आप लोग की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी कंट्री में मौजूद नहीं है, आप लोग की पॉलिटिकल इकोनॉमी की हेल्थ सही नहीं है, यानी कि इनस्टेबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, आप लोग की पॉलिटिक्स बैकग्राउंड इनस्टेबल है, तो वो भी बहुत मैटर करता है नेट कैपिटल आउटफ्लो को इनफ्लो बनाने में। यानी कि हमें आउटफ्लो चाहिए, हमें इनफ्लो नहीं चाहिए। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं हम इसकी कि नेट कैपिटल, ये जो इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल है, इसको मजीद कैसे देखा जाता है। याद रहे कि फॉर एन इकोनॉमी एज अ होल, अगर आपने पूरी इकोनॉमी को एज अ होल लेके चलना है अपने, यानी कि जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एनसीओ है, यानी कि आपका नेट कैपिटल आउटफ्लो, इट मस्ट ऑलवेज इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट। मैंने आप लोग से कहा था कि अगर आपकी ट्रेड को बैलेंस करना है तो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स आप लोग के इक्वल होने चाहिए। अगर आपको ट्रेड को बैलेंस करना है तो अगर आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों इक्वल आती है तो आपकी ट्रेड बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर आपने पूरी इकोनॉमी को एज अ होल लेके चलना है तो बेटा आपका जो एनसीओ है, दिस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट यानी कि आपका ट्रेड बैलेंस, और एनसीओ यानी कि आपका नेट कैपिटल आउटफ्लो, ये दोनों एनसीओ और नेट एक्सपोर्ट आपका अगर इक्वल होगा तो आप समझ ले कि आपकी इकोनॉमी एज अ होल गुड वर्क कर रही है। अब इसमें देखें कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में सबसे पहले लिख लूं कि ऐसे इसको लिखा जाता है, एनसीओ मस्ट बी इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। अब ये देख लें इसका क्या काम है कि अराइजेस बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट्स नेट एक्सपोर्ट आल्सो अफेक्ट्स एनसीओ बाय द सेम अमाउंट। याद रहे कि एनसीओ में जितना चेंज आएगा उतना ही चेंज नेट एक्सपोर्ट्स में ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है जी। व्हेन अ फॉरेनर परचेज अ गुड फ्रॉम द यूएस, लेट्स से कि किसी फॉरेनर ने, यानी कि हम पाकिस्तानियों ने यूएस से कोई प्रोडक्ट खरीदी, उसमें क्या होगा कि यूएस एक्सपोर्ट्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीजेस। अब किसी, यानी कि हमने खरीदी है यूएस से, तो एक्सपोर्ट्स में किसका इजाफा हुआ? ऑफ कोर्स यूएस की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। जैसे ही उनकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ तो उनका नेट एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। इसके बाद द फॉरेनर पेज विद द करेंसी और एसेट्स, सो द यूएस एक्वायर सम फॉरेन एसेट्स कॉजिंग एनसीओ प्राइस। अगर फॉरेन जो है उसको करेंसीज की सूरत में या एसेट्स की सूरत में ट्रेड करता है, तो जैसे जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स, लेट्स से मैं अपनी बात करती हूँ पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, यानी कि हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो होगा, उसी तरीके से उसी रेशो के अंदर हमारा नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ता जाएगा। जितना नेट कैपिटल आउटफ्लो, यानी कि आपकी कंट्री से एक्सपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा जा रही है, जितनी आपकी एनसीओ यानी कि नेट कैपिटल आउटफ्लो यानी कि आपकी एक्सपोर्ट्स जाएंगी बाहर, उतना ही आपका नेट एक्सपोर्ट्स उसी रेशो में बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट थिंग देख लेंगे सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड एसेट्स, इनको कैसे देखा जाता है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से अपनी वही इक्वेशन, जो हमारी इनकम आइडेंटिटी है, जो हमारी जीडीपी की इक्वेशन है, उसको लेके आ रही हूँ, लेकिन नेट एक्सपोर्ट के साथ। अब मैंने यहाँ पे जब प्रीवियस जब लेक्चर्स लिए थे तो उसमें मैंने y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी कर दिया था, और नेट एक्सपोर्ट को मैंने जीरो कंसिडर कर लिया था। वजह पीछे क्या थी, हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे थे, हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रह के बात कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जाने की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से जो लिंक है उसके साथ उनकी बातें कर रहे हैं। तो हमने अपनी इक्वेशन में मजीद एक वेरिएबल का इजाफा कर दिया जिसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहूंगी। रीअरेंज किया तो मैंने क्या किया, ये सिर्फ और सिर्फ सी और जी को लेफ्ट साइड पे लेके आ गए। सी और जी दोनों प्लस में थे, तो जैसे लेफ्ट साइड पे आए वो माइनस में हो गए। अब मुझे पता लगा कि y माइनस सी माइनस जी कुछ बन रहा है। अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने नेशनल सेविंग, प्राइवेट सेविंग और पब्लिक सेविंग के कुछ फॉर्मूलाज किए थे। तो ये किसी एक ऐसे फॉर्मूला से रिजेंबल कर रहा है, y माइनस सी माइनस जी, वो रिजेंबल कर रहा है आप लोगों की नेशनल सेविंग्स के साथ। तो अगर मैंने इसको छोटा सा टर्म में लिखना हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो अब मैं इसको जब फर्दर लेके जाना चाहूँ तो मैं नेट एक्सपोर्ट्स को चेंज कर दूंगी नेट कैपिटल आउटफ्लो के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। उसके बाद अगर, अब देखें, मैंने इन्वेस्टमेंट को प्लस किया और एनसीओ को प्लस किया, जो भी मेरे पास नेट कैपिटल आउटफ्लो, जो भी फिगर आई हुई है, जो भी इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, अगर मेरा एस यानी कि मेरी नेशनल सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बढ़ गई, यानी कि मेरी सेविंग्स कम है और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ गई, तो समझ जाएंगे आपका नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड, अगर मेरी सेविंग्स मेरी इन्वेस्टमेंट से कम है, ठीक है, मेरी सेविंग्स मेरे पास बहुत ज्यादा कम है, तो समझ लें कि आपका जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है इट विल बी लेस देन जीरो।
तो यहाँ तक हमारा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स का टॉपिक था। तो आज हम लोगों ने 3 कंटेंट्स में से टू कंटेंट्स कवर कर लिए, जो कि रिमेनिंग जो कंटेंट्स हैं इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक था पेज नंबर 375 से 386 तक हमने कवर किया। अब मैं आप लोग के जो माइक्स हैं अनम्यूट करना चाहूंगी, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोग के यहाँ पे क्या कहते हैं खुद क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मैंने आप लोग की अटेंडेंस में मार्क करनी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम ये जो ओपन होती है